Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. And as we all know कि हम GIT tract के बारे में पढ़ रहे हैं, तो today we will move towards the last part of GIT tract, that is the clinical anatomy of GIT. इसका मतलब होता है clinical anatomy या applied anatomy का मतलब होता है कि हमने जो अभी GIT पढ़ा है इसके अलग अलग ऑर्गन्स में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हर ऑर्गन में अलग तरह की बीमारी हो सकती है, तो हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं और हमारा पहला ऑर्गन है। तो एप्टाइलिज्म होती है पहली बीमारी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जीरोस्टोमिया, दैट मीन्स सप्रेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन। इसका मतलब है कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो बंद हो जाते हैं या कम काम करते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है और ऐसे में हमारी जीभ ड्राई हो जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। और इसी कंडीशन को हम एप्टाइलिज्म या जीरोस्टोमिया ऑफ माउथ बोलते हैं। नेक्स्ट इज साइलोरिया, हाइपर सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ऐसी कंडीशन जिसमें सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड्स अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा काम करते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं साइलोरिया। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ स्वेलोइंग, मतलब हमारी ईसोफेगस और ओरोफेरिंग से रिलेटेड डिजीजेस। तो पहला है डेग्लूटेशन रिफ्लेक्स। इफ दिस रिफ्लेक्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली देन इट कॉजेज रिगर्गिटेशन ऑफ फूड इनटू नोज और एस्पिरेशन ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। डेग्लूटेशन रिफ्लेक्स हमारी बॉडी का एक नॉर्मल सा रिफ्लेक्स है। अगर ये रिफ्लेक्स ठीक से काम नहीं करता है तो हमारा जो खाना अभी ईसोफेगस के थ्रू पेट में गया है या अभी लैरिंग्स से ईसोफेगस में गया है, वो रिफ्लेक्स काम ना करने की वजह से वो सारा खाना वापस से हमारे मुंह में आ जाएगा, नाक में आ जाएगा या ओरोफेरिंग्स में आ जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेग्लूटेशन। खाना वापस आने को बोला जाता है रिगर्गिटेशन। तो रिगर्गिटेशन ऑफ फूड इनटू नोज या फिर एस्पिरेशन ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। नेक्स्ट इज एरोफेजिया। एरोफेजिया का मतलब है द अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर रेस्टिंग टोन becomes low which causes it to get swallowed in the process of eating and drinking. इसका मतलब है कि जो हमारे ईसोफेगस का ऊपर वाला स्फिंक्टर है, ईसोफेगस का जो अपर स्फिंक्टर है उसकी रेस्टिंग टोन ख़राब होने, मतलब वो जब हमारी बॉडी रेस्ट पे है, जब हम कुछ भी खा नहीं रहे होते हैं तो हमारी बॉडी रेस्टिंग टोन पर होती है, उस समय उसकी जो टोन होती है हमारी स्फिंक्टर की वो लो हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से खाना खाते समय या कुछ भी पीते समय खाने के साथ साथ पानी के साथ साथ हवा भी हमारे मुंह के अंदर एनगल्फ होने लगती है, हमारे अंदर हवा भरने लगती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरोफेजिया। नेक्स्ट इज अचलासिया कार्डिया। इसका मतलब है फेलियर ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स कंप्लीटली ऑन swallowing ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल नर्व प्लेक्सस। इसमें ईसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर होता है, मतलब नीचे वाला जो दरवाज़ा होता है, वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता है स्वेलोइंग के टाइम पे, और ये इस वजह से होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जो नर्व सप्लाई कर रही है वो नर्व डैमेज हो जाती है। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो ईसोफेगस है यहाँ पर इसका अपर स्फिंक्टर है और ये नीचे की तरफ इसका लोअर स्फिंक्टर है और ये रिलैक्स मसल है, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल कि खाना ठीक से नीचे जा पाए। नेक्स्ट कम्स इनकम्पिटेंस ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, मतलब जो नीचे वाला ईसोफेगस का स्फिंक्टर है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, आइदर उसकी टोन ख़राब हो गई है या फिर उसको ठीक से नर्व सप्लाई नहीं मिल रही है, इस वजह से वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से होता क्या है वो खुला रह जाता है और हमारे पेट का जो HCl है या पेट के और भी जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो ऊपर हमारे ईसोफेगस की तरफ आने लगते हैं, जिसकी वजह से हार्टबर्न या ईसोफेजाइटिस जैसी कंडीशंस होने लगती हैं। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का सिंपल सा मतलब है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। किसी भी वजह से अगर हमें खाना स्वेलो करने में, निगलने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्फेजिया। तो इसके बाद नेक्स्ट कम्स द डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक। ईसोफेगस के बाद हमारा स्टमक आता है, तो स्टमक में क्या क्या हो सकता है। इसमें पहला डिसऑर्डर है गर्ड, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है इन ओल्ड एज पीपल। इसमें क्या होता है, स्टमक में जो एसिड है हमारा HCl है वो वापस से हमारी ईसोफेगस में आने लगता है और ईसोफेगस में आके ईसोफेगस में
हार्ट बर्न क्रिएट करता है, ईसोफेजाइटिस कॉज करता है, ईसोफेगस में इरिटेशन कॉज करता है, और इसी कंडीशन को बोला जाता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, लोअर स्फिंक्टर है, या हमारा स्टमक का जो अपर स्फिंक्टर है, वो पूरी तरह से क्लोज नहीं होता और खुला रह जाता है। उसकी वजह से जो HCl है वो हमारी ईसोफेगस की तरफ जाने लगता है। नेक्स्ट इज सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ में ये होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो ग्लूटेन को एक्सेप्ट नहीं करती है। ग्लूटेन का मतलब है जो हम खाना खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं या बार्ली खाते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम ग्लूटेन बोलते हैं। तो हमारी बॉडी ग्लूटेन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बल्कि उससे एलर्जी हो जाती है हमारी बॉडी को। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी आ सकती है, या वेट लॉस हो सकता है। मतलब ये एक तरह की एलर्जिक कंडीशन है टू ग्लूटेन प्रोटीन। ग्लूटेन प्रोटीन होता है जो हमारी रोटी के अंदर प्रोटीन होता है, उसको ग्लूटेन प्रोटीन बोलते हैं, एंड उस डिजीज़ को कंबाइंडली बोलते हैं सीलिएक डिजीज़। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे विलाइज प्रेजेंट होते हैं, तो नॉर्मल विलाई हेल्दी होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट अगर उस पर सीलिएक डिजीज़ हो जाता है तो हमारे विलाइज जो होते हैं वो हाइट में, उसकी हाइट कम हो जाती है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, और जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस थे अब वो फैल जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सीलिएक डिजीज़। नेक्स्ट कम्स द इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। इट इंक्लूड्स स्टमक पेन और डिस्कम्फर्ट फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स अ मंथ। अगर एक महीने में लगभग 3 बार किसी के पेट में दिक्कत हो रही है तो उसको बोलते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। नेक्स्ट इज द डंपिंग सिंड्रोम, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ वीकनेस, डिजीनेस एंड स्वेटिंग आफ्टर मील्स। ये एक अलग कंडीशन है। अगर किसी को खाना खाने के बाद कमज़ोरी लगती है, चक्कर आता है और उसको पसीना आने लगता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम के कई सारे आपको साइंस मिल सकते हैं, जैसे कि वीकनेस मिलेगी, डिजीनेस यानी चक्कर आएगा, वर्टिगो होगा, डायफोरेसिस हो सकता है, टेकीकार्डिया होगा मतलब उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी मतलब पेट में उसके बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, सेल्फ लिमिटिंग हो जाएगा मतलब वो कम अपने आप को, पेशेंट जो होगा वो बांध लेगा कि हमको कम ही, इतना ही कम से कम खाना खाना है। नेक्स्ट इज एपिगैस्ट्रिक फुलनेस, मतलब वो थोड़ा सा खाना खाएगा लेकिन उसको ये लगने लगेगा कि उसका स्टमक एकदम फुल हो चुका है। अकर्स 15 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग। ये खाना खाने के लगभग 15 से 30 मिनट बाद स्टार्ट होता है। और हमारे जो पेट है वो मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं वो ठीक से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, वो ना एब्जॉर्ब करेंगी ना मेटाबोलाइज करेंगी। नेक्स्ट कम्स द पेप्टिक अल्सर, ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडेनम। अब अगर हमारे पेट के अंदर जो अंदर की म्यूकोजल लाइनिंग है, किसी वजह से अगर वो ख़राब होने लगे तो वहाँ पर पेट के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं, पेट के अंदर छाले पड़ने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ये हमारे पेट के अंदर भी हो सकता है और ड्यूडेनम के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द HCl कंटेंट हमारे पेट और HCl में और ड्यूडेनम में ही जाता है। ये यूजुअली बैक्टीरिया होता है H. pylori, उसकी वजह से कॉज होता है, and it is also one of the commonest diseases seen in the Indian people. Next comes the vomiting. Vomiting is the forceful expulsion of the food from stomach and intestine. हमारा जो हमने खाना खाया है वो एक बार पेट में पहुंच गया या ड्यूडेनम में पहुंच गया, बट किसी वजह से अगर वो खाना वापस हमारे माउथ के थ्रू वापस बाहर आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस का मीनिंग है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। ये मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी वर्ड के आगे अगर आइटिस लगा है तो उसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। तो गैस्ट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। ये कई वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से हो सकता है, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अगर हमारे पेट पे चला जाए किसी वजह से तो भी वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, या HCl का कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाए उस वजह से भी हो सकता है। कई सारे रीजंस हैं गैस्ट्राइटिस होने के, गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो सकता है, या पेट में हमें कई बार नौजिया वॉमिटिंग कम बहुत दिनों तक रहता है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन डिजीज़ है और ये कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है।
Next comes the gastroparesis, a condition which affects the normal spontaneous movement of the muscles of the stomach. शुरू में मैंने आपको बताया था अबाउट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो खाने को हमारी बॉडी में आगे की तरफ ट्रांसफ़र करता है. तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज हमारे जो ऑर्गन्स की मसल हैं, यानी कि जो स्मूथ मसल्स हैं, वो कम्प्लीटली वर्किंग कंडीशन में, वो बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही हैं, इसलिए वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर पाती है. अगर किसी वजह से वो मसल की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाए या उसकी टोन कम हो जाए तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विल नॉट बी पॉसिबल, और इसी कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रोपैरेसिस. नेक्स्ट कम्स द स्टमक कैंसर, also called gastric cancer. This is the cancer that occurs in the stomach. अगर स्टमक में या पेट में कैंसर हो रहा है, ट्यूमर बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्टमक कैंसर. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर. तो अगर ये पेट में हो रहा है तो इट इज़ गैस्ट्रिक या स्टमक कैंसर. Next comes the disorders of pancreas. The first one is carcinoma of pancreas. Carcinoma again means cancer. तो अगर पैंक्रियाज का कैंसर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज कैंसर. ये आप इस डायग्राम में देख रहे हो, स्टमक के जस्ट नीचे पैंक्रियाज प्रेजेंट है एंड दिस इज़ द पैंक्रियाटिक ट्यूमर. और इसी की वजह से जो हमारा स्टमक है उसकी भी स्पेस कम हो रही है और काफ़ी सारी वेन्स और आर्टरीज उसकी हमको बाहर से दिख रही हैं. दिस इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द स्टमक ऑल्सो. नेक्स्ट कम्स द डायबिटीज़ मेलाइटिस. अगर हमारी जो पैंक्रियाज है वो ठीक से इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर रही है तो हमारी बॉडी में डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस है. डायबिटीज़ का मतलब होता है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल. बॉडी में जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस. नेक्स्ट इज स्टेटोरिया, that is removal of pancreas result in bulky foul smelling pale and greasy stool. क्योंकि हमारा जो पैंक्रियाज है उससे कई सारे ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बट अगर किसी का पैंक्रियाज रिमूव कर दिया गया है और उसको रिमूव करने के बाद एंजाइम्स भी नहीं रिलीज़ होंगे तो जो हमारा स्टूल होगा, क्योंकि वो ठीक से डाइजेस्टेड फूड नहीं होगा, उसकी वजह से बल्की होगा, फोल स्मेलिंग होगा, मतलब गंदी स्मेल आएगी, पेल होगा और ग्रीसी होगा क्योंकि उसमें फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होगा. नेक्स्ट इज पेंक्रियाटाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक. पेंक्रियाटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज. अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो एक्यूट या फिर क्रोनिक. तो एक्यूट पैंक्रियाज में, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में बहुत ज़्यादा पैंक्रियाज का एरिया कवर नहीं होगा, बट इट इज़ अ सडन कंडीशन एंड इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. देन क्रोनिक पैंक्रियाज में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पैंक्रियाज विल गेट अफेक्टेड, और ये इसको मैनेज करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो सडन होते हैं और अचानक से पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है. बट क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में जो सिम्टम्स मिलते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और उतने जब तक उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं वो डॉक्टर को दिखा के अपना ट्रीटमेंट ले सकता है. Last comes the pancreatic insufficiency. It is a condition in which the pancreas does not make enough of a specific enzyme the body uses to digest food in small intestine. जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि पैंक्रियाज जो है वो आपका अमाइलेज बनाता है, प्रोटीज बनाता है, लाइपेज बनाता है. अमाइलेज फैट डिसॉल्व करता है, प्रोटीज प्रोटीन को डिसॉल्व करता है और लिपिड जो है वो फैट को डिसॉल्व करता है. तो क्योंकि अमाइलेज नहीं बनेगा तो स्टार्च भी नहीं, यानी कार्बोहाइड्रेट डिसॉल्व नहीं होगा, प्रोटीज नहीं बनेगा तो प्रोटीन डिसॉल्व नहीं होगा, और लाइपेज नहीं बनेगा तो फैट डिसॉल्व नहीं होगा. तो इसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिक इंसफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि जो हमारा खाना है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और इसी कंडीशन को बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिक इंसफिशिएंसी. नेक्स्ट कम्स द डिसऑर्डर्स ऑफ लिवर. तो लिवर में पहला डिसऑर्डर होता है फैटी लिवर. फैटी लिवर का मतलब है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट हमारे लिवर में डिसॉल्व होने लगता है तो वो जो हेल्दी लिवर है उसके जो ओरिजिनल सेल्स हैं उसको हटाकर अपना फैट डिसॉल्व करने लगता है. उसी कंडीशन को बोलते हैं फैटी लिवर. ये उन लोगों में मिलता है जो या तो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं या नहीं भी पीते हैं, तो फैटी लिवर मिलना बहुत कॉमन है. ओबेसिटी कुड वन ऑफ द रीज़न. नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी का होता है
एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ वायरस दैट अटैक्स द लिवर एंड लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। ये एक वायरल कंडीशन है जिसमें एक वायरस हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है और फिर बाद में उसका इन्फ्लेमेशन कर देता है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी, अ सीरियस लिवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस। ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, ये भी एक सीरियस लिवर कंडीशन है और ये भी लिवर का इन्फ्लेमेशन कर देता है। नेक्स्ट इज लिवर सिरोसिस, chronic liver damage which includes loss of liver cell and irreversible scarring of the liver. It is the most chronic condition of the liver जिसके बाद किसी भी पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं, इस डायग्राम में आप जैसा कि देख सकते हो, ये हमारा नॉर्मल लिवर है, बट ये हमारा सिरोटिक लिवर है। इसमें जो नॉर्मल लिवर के सेल्स हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और हमारे लिवर सेल्स की स्कारिंग शुरू हो गई, लिवर की स्कारिंग शुरू हो गई है, जिसको हम बोलते हैं सिरोटिक लिवर। नेक्स्ट इज़ एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से जो लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोलते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए, अ हाईली कंटेजियस लिवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस जब हमारे लिवर को अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट इज हीमोक्रोमेटोसिस, एन इनहेरिटेड कंडीशन यूज्ड बाय एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जब हमारी बॉडी आयरन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है और हमारा जो लिवर है वो आयरन से ओवरलोड हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। अब होता क्या है, क्योंकि हमारा लिवर भी ओवरलोडेड हो गया है तो धीरे धीरे करके आयरन हमारी बॉडी के जॉइंट्स में भी डिपॉजिट होने लगता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो आपको लेट बाहर की साइड पे दोनों हाथ दिख रहे हैं ये नॉर्मल हाथ है, बट जो अंदर की साइड पे हाथ दिख रहे हैं ब्लैकिश, ये हीमोक्रोमेटोसिस डिजीज़ के बाद ऐसे हाथ हो जाते हैं क्योंकि आयरन का डेपोजिशन हमारी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज हेपेटिक कैंसर, तो कैंसर इन द लिवर सेल इज कॉल्ड हेपेटिक कैंसर। ये आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये नॉर्मल लिवर है एंड दिस इज द कैंसर कंडीशन ऑफ योर लिवर। नेक्स्ट इज acute liver failure, when large part of the liver becomes damaged which can't be repaired and the liver can't work anymore। जब हमारी बॉडी के लिवर में मैक्सिमम ऑफ द पार्ट ख़राब हो जाता है और फिर वो रिपेयर भी नहीं हो सकता, आइदर बाय ड्रग्स या फिर सर्जरी, किसी भी तरह से वो रिपेयर नहीं हो सकता है और वो ठीक से काम नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं लिवर फेलियर। लास्ट कम्स द विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ जो एक ऐसा डिजीज़ है जो हमारी बॉडी में सिर्फ लिवर को अफेक्ट नहीं करता है और भी कई सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जब बहुत ज़्यादा कॉपर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे लिवर में और बाकी के ऑर्गन्स में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ आपके लिवर को, बोन को, ब्रेन को, ब्लड को, आई में कार्डियक डिजीज़ क्रिएट करता है, रीनल डिजीज़ क्रिएट करता है, ये इतने सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और हमारे लिवर को। लिवर में हिपैटोमेगैली यानी कि लिवर का साइज़ बड़ा हो जाना, जॉइंडिस, एक्यूट हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, पोर्टल हाइपरटेंशन और सिरोसिस जैसी चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसी के साथ हमारा डिजीज़ेज़ ऑफ लिवर भी ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कभी भी, एंड इसके आगे के डिसऑर्डर्स हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।